रोमन रेंज से जलन होती है लोगन पॉल को। ये लोगन पॉल के ही वर्ड्स हैं। लोगन पॉल का ये कहना है भाई कि रोमन रेंज ऐसा बंदा है जिसको अपनी बॉडी को इतना ज्यादा रिस्क में भी नहीं डालना होता जितना लोगन पॉल डालते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो फैंस हैं वो रोमन रेंज को टेलीविजन पर देख के एंटरटेन होते हैं। मतलब उनके कहने का मतलब ये था कि उनकी जो स्टोरी लाइन है वो इतनी इंटरेस्टिंग है कि लोगों को अब इससे फर्क भी नहीं पड़ता इतना ज्यादा कि वो फिर रिंग में क्या कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी बोला कि ये देखने में तो काम आसान लग रहा है, लेकिन यही सबसे हार्डेस्ट पार्ट है कि कैसे तुम इतना कुछ खतरनाक काम भी नहीं कर रहे लेकिन उसके बावजूद लोग तुम में उन लोगों से ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं जो कि इस काम को कर रहे हैं। और लोगन पॉल ने वो जो अपना मून सॉल्ट किया था उसके पीछे का उन्होंने बताया भी कि कैसे उन्होंने इसके पीछे महीनों की प्रैक्टिस करी थी और वो इसको दोबारा भी नहीं करने वाले कभी, ये इतना रिस्की है। तो इस वजह से लोगन पॉल के हिसाब से रोमन रेंज का सही है यार, ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ता, लोग इतना ऑलरेडी इंटरेस्टेड है कि अब सारा काम स्मूथ चल रहा है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और ब्लड लाइन के बाद हम कह सकते हैं दूसरी स्टोरी लाइन जजमेंट डे की वैसी है जिसकी फैक्शन की स्टोरी को आगे देखने में फैंस का बहुत इंटरेस्ट है, स्पेशली अब जो ये अलग हो चुके हैं। फिन बैलर आगे कैसे जाने वाले हैं, डेमन प्रीस्ट का क्या होगा, रिया रिप्ली, इवन कार्लिटो के बारे में भी हमने बात करी है। जजमेंट डे पर ही पूरा पॉडकास्ट आ चुका है, एपिसोड आ चुका है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरे 20-25 मिनट में अच्छे से आने वाले कुछ महीनों में जो स्टोरी लाइन कैसे चलने वाली है उसके बारे में बात करें तो आप लोगों से जाके सुन सकते हो। वीडियो के एंड में भी आपको एक बटन दिखेगा सुनने के लिए उसे। हम बात करते हैं ब्लड लाइन के टीज के बारे में जो कि अब WWE ने ही कर दिया है। ब्लड लाइन नहीं, सॉरी, ओरिजिनल ब्लड लाइन मुझे बोलना चाहिए। अब आपको पता ही है रोमन रेंज आ गए तो बहुत ऑब्वियस है कि अब जो पुरानी वाली ब्लड लाइन है, जो ओरिजिनल ब्लड लाइन है, जो रियल ब्लड लाइन है, या जो OG ब्लड लाइन है वो दोबारा से आ जाएगी। तो WWE का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वॉल्ट, जो कि हम लोगों के लिए तो अवेलेबल है नहीं, वहाँ पे प्लेलिस्ट WWE ने डाली है ओरिजिनल ब्लड लाइन की। और इससे फिर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि WWE का साफ साफ यही इशारा है कि अब ब्लड लाइन आने वाली है, क्योंकि जब WWE प्लेलिस्ट डाल रही होती है तो उसके 2-3 मतलब होते हैं, या तो कोई फैक्शन टूट रही है, या किसी की स्टोरी खत्म हो रही है, या फिर कोई स्टोरी शुरू हो रही है। तो यहाँ से ये चीज़ बहुत क्लियर है। और जे ऊसो जो कि इतने टाइम से बोल भी रहे हैं कि वो दोबारा से ब्लड लाइन बनाना चाहेंगे, उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में इसको पोस्ट भी किया है। तो इससे ये चीज़ भी क्लियर हो जाती है कि अब शायद वो दिन हमारे वो स्मैकडाउन ज़्यादा दूर नहीं है जब जे ऊसो, जिमी ऊसो, रोमन रेंज, इवन सैमी ज़ेन, ये सारे लोग एक साथ आ जाएंगे। पॉल हेमन जो कि वैसे तो तब से गायब ही हैं जब से सोलो सिकोवा ने उनकी सुताई करी है, बैड ब्लड लाइन ने उनकी सुताई करी है, लेकिन अब जब स्मैकडाउन में आ रहे हैं तो उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में इस पोस्ट को डाल के प्रमोट किया हुआ है। मुझे बताओ जरा, ऐसे क्या हमने ऐसा सोचा होगा कि पॉल हेमन के रिटर्न को लेके भी लोग इतने एक्साइटेड होंगे, स्पेशली अब जब रोमन रेंज भी वापस आ चुके हैं। ये उस पुराने टाइम की याद दिलाता है जब वो CM पंक, ब्रॉक लेसनर, CM पंक इन सब की फ्यूड में मिक्स थे कि पॉल हेमन अब किस तरफ देख रहे हैं क्या। वो अगर आपको पुरानी स्टोरी लाइन आपने अच्छे से फॉलो की होगी CM पंक और ब्रॉक लेसनर की तो पता है। तो अब ऐसा लग रहा है कि दोबारा से वो जो इंटरेस्ट है वो जनरेट हो गया है। और सोचो, पॉल हेमन वो बंदा है जो कि रेसल भी नहीं करता, फिर भी स्टोरी लाइन इतनी इंटरेस्टिंग है कि लोग उस बंदे में भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं जिसका फिजिकल होने से ज्यादा कुछ लेना देना भी नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोमन रेंज के रिटर्न के बारे में। क्या यहाँ पे गलती हो गई है? तो ये वाला जो पॉइंट है ये समर स्लैम के रिटर्न से पहले भी मैंने शायद किसी एक वीडियो में डिस्कस किया था कि क्या रोमन रेंज का समर स्लैम में आना थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अब लोगों का कहना ये था उस पॉइंट पे भी कि सोलो सिकोवा प्रिपेयर नहीं है, वो बंदा भी इतना ओवर नहीं हुआ कि रोमन रेंज जब उसके सामने खड़ा होगा तो ये लगे भाई कि अरे रोमन को भी खतरा हो सकता है। या तो ये भी कह सकते हैं कि रोमन रेंज का कैरेक्टर इतना बड़ा हो चुका है कि चाहे 2 महीने भी लगा लेते तब भी जाके सोलो सिकोवा को कैरेक्टर ना बन पाता। और अभी फीलिंग भी यही आ रही है जिस तरीके से रोमन रेंज आए हैं, शायद ये फ्यूड बस जितनी ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंग लग रही है स्टोरी लाइन में वैसे बहुत एक तरफा है। बुकर टीवी इसके बारे में कमेंट करते हैं कि ये बहुत प्रीमेच्योर है। वो तो ये भी कहते हैं कि वो सरप्राइज हो गए रोमन रेंज को समर स्लैम में देख के। हालांकि मैं इस पॉइंट से अग्री तो करूंगा कि थोड़ा सा जल्दी लगा, बट फिर वही बात है ना, मैंने बोला तो था भाई समर स्लैम के अलावा फिर क्या करोगे। समर स्लैम जैसे बड़े शो में ही तुमको करना चाहिए था, वेट तो और करवा सकते थे लेकिन फिर उसका फायदा भी नहीं था। तो ये थोड़ा मिक्स लग रहा है। इसके ऊपर कुछ आपका ओपिनियन है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। बात करते हैं उस स्टैट के बारे में जिसने रोमन रेंज के रिटर्न को भी पीछे छोड़ दिया है। तो रिया रिप्ली की वो वाली क्लिप जिसमें अपने शोल्डर को दोबारा से फिक्स करती हैं, वो सबसे ज्यादा क्लिप नंबर्स लेके आई है सोशल मीडिया में, जो कि रोमन रेंज से भी आ गया। और ये नंबर लगभग 56-60 मिलियन के आसपास है। अब आप सोचोगे भाई सबसे ज्यादा तो जो नंबर है वो रोमन रेंज ने ड्रॉ किए, फिर ऐसे क्या। तो वो जब सिर्फ उस एक क्लिप की बात हो रही है
तब बात हो रही है कि रिया रिप्ली का नंबर आ गया। वैसे ओवरऑल तो वैसे रोमन रेंस है, लेकिन सिर्फ उस एक पर्टिकुलर क्लिप की बात करें तो वो रोमन रेंस के रिटर्न से भी ऊपर है। तो इससे पता चलता है भाई जो अपील है रिया रिप्ली की वो कितनी ज़्यादा है। एक तो जो उनका साइज है या जिस तरीके से वो अपीयर होती हैं टीवी पे वो उनको स्पेशल बनाता है, ऊपर से उनकी स्टोरी लाइन में भी लोग इंटरेस्टेड हैं। तो यहाँ पे दोनों वाला मामला हो गया, जिसकी वजह से रिया रिप्ली रोमन रेंस से भी नंबर्स के मामले में इस हिसाब से आगे चली गई है। एक प्रिडिक्शन है, और प्रिडिक्शन तो क्या ही है, ये इसको बोलो ये पत्थर की लकीर है जो कि आने वाले टाइम में होने वाला है। और वैसे तो मेरे को बोला जाता भाई तेरी काली जुबान है वो जिगलर के रिलीज़ की वजह से, लेकिन मैंने बाद में बता दिया था भाई डब्ल्यूडब्ल्यू कभी रिलीज़ नहीं करने वाली थी, जिगलर नहीं किया। पता नहीं मुझे कितनी बार बताना पड़ेगा, पर रिसेंटली जो मैंने बातें बोली हैं भाई देखो आप कैसे चल रहा है वो। तो ब्रॉन ब्रेकर कहते हैं कि उनको पूरा भरोसा है, उनको पूरा यकीन है कि आने वाले टाइम में फ्यूचर में पॉल हेमन उनको मैनेज करेंगे। और भाई मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे ब्रॉक लेसनर को मैनेज किया पॉल हेमन ने, ब्रॉक लेसनर पॉल हेमन की जोड़ी कितनी पॉपुलर हुई, उसके बाद हमको ये नहीं लगा था कि कोई इसके आसपास भी आ सकता है। फिर रोमन रेंस एंड पॉल हेमन की जोड़ी ने वो काम करके दिया, तो मुझे इस जोड़ी में भी पूरी पोटेंशियल लगती है। स्पेशली अगर मैं सिर्फ ब्रॉन ब्रेकर को अकेले भी देखूं और फिर उसमें पॉल हेमन को भी जोड़ दिया जाए, तो सोचो क्या क्या कारनामे, क्या क्या बड़ी चीज़ें आने वाले टाइम में कर सकते हैं। मेरी नज़र में तो भाई अगर मैं बोलूं कि आने वाले 10 साल बाद कोई 5 साल बाद कोई बड़ा स्टार है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू को सच में बेनिफिट कर सकता है बहुत ज़्यादा, तो वो पोटेंशियल ब्रॉन ब्रेकर में है। क्योंकि जिस तरीके से वो हैं वो डब्ल्यूडब्ल्यू की हार्डकोर या फिर वो कोर ऑडियंस के साथ साथ पूरी ग्लोबल अपील भी काफ़ी ज़्यादा देते हैं। मैं आई थिंक सही बात बोल रहा हूँ, इसमें कुछ बहुत बोल्ड बात भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ऑब्वियस है, अगर कोई ब्रॉन ब्रेकर को देखेगा तो वो समझ जाएगा, और उसके बाद वो रिंग में भी इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओडीसी जोन्स के बारे में। भाई ओडीसी जोन्स जो मंडे नाइट रॉ में उन्होंने अपना डेब्यू किया है, उसने बहुत अच्छे नंबर्स डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए जनरेट करके दिए हैं सोशल मीडिया पे, और डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत ज़्यादा खुश है जिस तरीके से ओडीसी जोन्स का जो डेब्यू है उसको रिस्पॉन्स मिला। और वो मिलना भी था भाई, जो उन्होंने वो साइड स्लैम मारा है दोनों एकम एंड रेजार को उठा के, वो तो कुछ अलग ही उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको बयां करता है। अब अच्छे से इन्वेस्ट करो भाई ओडीसी जोन्स की स्टोरी लाइन में, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू ने बहुत बार ऐसा किया कि इंपैक्ट तो जबरदस्त होता है, लेकिन उसके बाद जब स्टोरी लाइन चलती है तो लगता है भाई ये क्या कर दिया तुमने इस बंदे के साथ। तो होपफुली वो चीज़ ओडीसी जोन्स के साथ नहीं हो रही है, और मैं ज़्यादा टाइम तक ये भी नहीं चाहता कि वो नाचना गाना करते रहें। थोड़े टाइम बाद जब उनको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए तो उनको एक सीरियस कैरेक्टर भी देना चाहिए। मेडजर के अकॉर्डिंग पॉसिबली कौन से हैं वो 2 मैच जो कि रेसलमेनिया 41 में होने वाले हैं। हो सकता है आपको थोड़े अटपटे लगे, हो सकता है आपको थोड़े ऑब्वियस भी लगे, लेकिन उनका कहना है कि रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोवा का मैच होगा रेसलमेनिया 41 में। अब मेल्जर चिचा की बातों में हम पूरा भी बिलीव नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि बहुत पुराने बंदे हैं तो थोड़ा इसको मेंशन करना तो जरूरी है। भले ही आजकल उनको सोशल मीडिया पे उनके ओपिनियन की वजह से बहुत सारी उल्टी बातें सुनने को मिल रही हैं। और जो दूसरा मैच वो बोलते हैं, समझ गए होंगे आप लोग, द रॉक वर्सेस कोडी रोड्स। मुझे लगता है रॉक वर्सेस कोडी रोड्स अगर रेसलमेनिया में ना होकर किसी और जगह पर भी होता है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 2025 में एक से ज्यादा बार रॉक रेसल करेंगे, क्योंकि ऐसा उनका प्लान है आगे के लिए। इवन इस साल में भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या पता वो 2 मैचेस भी करें। तो ये अभी रेसलमेनिया 41 को देख के लग रहा है। शाम वाली वीडियो अगर आपने चैनल पर नहीं देखी भाई, तो पूरे 2025 में क्या होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर उसी को कवर किया है। ये समझ लो, उसे सुनने के बाद आप बोलोगे यार अभी अगस्त महीना क्यों चल रहा है, जल्दी से जनवरी 2025 क्यों नहीं आ जाता। ब्रायन डैनियल्सन, जब भी मैं बात करता हूँ उन सुपरस्टार्स की जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू से AEW गए, मैं बोलता हूँ कि यही वो बंदा है जिसको लेके फैंस कभी कुछ नेगेटिव नहीं बोलते। लेकिन अब ब्रायन डैनियल्सन, डैनियल ब्रायन के लिए भी कुछ ऐसा हो गया है, और आई थिंक उन्होंने बात ही कुछ ऐसी कह दी है कि मेरे को भी हो रहा है यार, ये तो थोड़ा गलत सा बोल दिया उन्होंने। तो वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि उनका कोई इंटरेस्ट है नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू के हॉल ऑफ फेम में आने में, उसमें इंडक्ट होने में, और कहते हैं कि ही जस्ट वांट्स टू बी फ्री। अब मुझे ये नहीं समझ में आया कि हॉल ऑफ फेम में ना आना इंटरेस्ट, मतलब मेरा इंटरेस्ट नहीं है कि मैं हॉल ऑफ फेम में आऊँ, ये कैसा स्टेटमेंट है। ये तो ऐसा लग रहा है कि ज़बरदस्ती नीचा दिखाने के लिए बात बोली गई है, क्योंकि इसमें ऐसा क्या है भाई, हॉल ऑफ फेम में अगर आ रहे हो तो आ जाओ, कौन सा उसमें तुम्हें कोई वो रिंग हाथ में ही तो पहन के रखनी है, कोई इसका वजन थोड़ी हो रहता है, फिर जरूरी है हमेशा थोड़ी पहन के रखें, उसको घर पे भी रख सकते हो। पता नहीं, ये बड़ी वियर्ड सी मुझे स्टेटमेंट लगी, या तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसको, लेकिन जब मैं लोगों का रिस्पॉन्स भी देख रहा हूँ तो अब मैं देख रहा हूँ भाई सब लोग तो डैनियल ब्रायन के ऊपर ही चढ़ गए हैं कि भाई तुम क्या डब्ल्यूडब्ल्यू से इतना कुछ कमा के गए हो और उसके बाद तुम इस तरीके की बात बोल रहे हो। क्योंकि आज से पहले कभी उन्होंने ऐसा बोला नहीं, उन्होंने AEW को अप्रिशिएट किया, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू के अगेंस्ट में भी ऐसी बातें नहीं बोली। बहुत दिल का साफ बंदा लगा है हमेशा, बट ये थोड़ा सा समझ नहीं आया। क्या आप इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हो ब्रायन डैनियल्सन के डिफेंस में? तो मैं जरूर सुनना चाहूंगा आपसे। एक पोस्ट डोमिनिक मिस्टीरियो ने करके भाई बता दिया कि अगर कोई बंदा सच में ड्रू मैकिंटायर को टक्कर दे सकता है सोशल मीडिया में लड़ने से तो वो डोमिनिक मिस्टीरियो ही है। तो ये कॉल ऑफ ड्यूटी की पिक्चर है जिसमें लोग वैसे ही बोल रहे हैं यार ये कैसे डब्ल्यूडब्ल्यू ने, ये इनका कोलैब है, बड़ा वियर्ड सा लग रहा है। तो वो चीज़ अपने आप में ही वायरल चल रही थी, तो उसी चीज़ को देखो उन्होंने कैसा बना दिया है। डोमिनिक की पुरानी वाली फोटो है जिसमें वो फोन में या किसी में तो स्विच, किसी कंट्रोलर में तो गेम खेल रहे हैं, जो भी ये है मुझे नहीं
नहीं पता क्या है ये। और यहाँ पे उन्होंने इसी फोटो को जो है ऐसे एडिट करके ये लगा दिया कि वो ये वाला गेम खेल रहे हैं जिसमें उनके जो पिताजी हैं वो ढेर हो चुके हैं, जो वो अपने पिताजी को अपने शब्द में बोलते भी हैं। मौका भाई कोई नहीं छोड़ना डोमिनिक मिस्टीरियो को, इसीलिए उनका जो केफेब अलाइव रखने वाली चीज है इसको देख के सबसे ज्यादा तो अंडरटेकर खुश होते होंगे, लेकिन इतनी ज्यादा नफरत भी करने की जरूरत नहीं है। इस स्टोरी में आप पढ़ सकते हो भाई कैसे डोमिनिक मिस्टीरियो के बारे में तारीफें करी जा रही हैं। जो समर स्लैम का मीट एंड ग्रीट हुआ था तो उसमें यह था कि जे उसो के लिए बहुत लंबी लाइन लगी थी और डोमिनिक मिस्टीरियो से मिलकर सारे लोग जा चुके थे। अब जे उसो की लाइन में कुछ फैन ऐसे भी थे जिनको डोमिनिक से जाके मिलना था, तो जब बात होती है कि क्या वो डोमिनिक से मिल सकते हैं तो फिर आगे हुआ कि भाई पैसे वैसे देने पड़ेंगे, ट्रांजैक्शन दिखाना पड़ेगा, लेकिन डोमिनिक आते कहते हैं अरे छोड़ो भाई तुम आओ आराम से, मैं तुम्हारे साथ फोटो खिंचाता हूँ। और उसके बाद ये फोटो आती है जिसमें डोमिनिक मिस्टीरियो जो है बच्चों के साथ बहुत ज्यादा खुश दिख रहे हैं। तो भले ही बंदा टेलीविजन पर कई बार अपना कैरेक्टर वैसा दिखा रहा होता है, लेकिन रियल लाइफ में चीजें बहुत अलग होती हैं और ये तो शायद अब आपको पता चल ही गया होगा इतने साल से, 7 साल से, अगर आप रसल चैटर को फॉलो कर रहे हो। आज की फाइनल स्टोरी बहुत ज़्यादा अजीब है और मैंने ये नहीं सोचा था कि कभी ये दिन आ सकता है या इसके आने की पॉसिबिलिटी है, और वह रोमन रेंस और कोडी रोड्स का साथ में एक टीम के तौर पे काम करना। अब ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की मुझे लगता नहीं है शायद यहाँ पे ज़रूरत है। दिमाग के अगर एंगल्स इस तरीके से बैठाओगे जो कि ब्लड लाइन और कोडी रोड्स की स्टोरी लाइन के साथ जाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। बात यह है सारी कि कोडी रोड्स को ब्लड लाइन से प्रॉब्लम है, उस ब्लड लाइन से जिसको रोमन रेंस से भी प्रॉब्लम है, और रोमन रेंस को उस ब्लड लाइन से प्रॉब्लम है, समझ रहे हो। तो ऐसे में कोडी रोड्स और रोमन रेंस एक साथ आ जाएंगे और ये अगेंस्ट जा सकते हैं इस बैड ब्लड लाइन के। अभी बैश इन बर्लिन में क्या होने वाला है, रोमन रेंस का स्टेटस क्या वो अपीयर होंगे, ये एक सवाल है अभी। लेकिन अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंस को फीचर करती है बैश इन बर्लिन में तो एक टैग टीम मैच बन सकता है, रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिकोवा, एंड दूसरा जो नाम है वो शायद जेकब फाटू हो सकता है या फिर टामा टोंगा या टोंगा लोहा हो सकता है। टोंगा लोहा तो रहने दो, वैसे जेकब फाटू ही हो सकते हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई एक टैग टीम मैच करवा सकती है। सोचो टैग टीम में रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स साथ में है जो कि पहले 2 बार रेसलमेनिया में ऐसे कंपीट कर चुके हैं, तो बड़ा ऑड होगा 2 दुश्मनों का एक साथ देखना। लेकिन क्योंकि अभी रोमन रेंस का डिफरेंट कैरेक्टर है तो इस चीज के होने की पूरी पॉसिबिलिटी भी है। बाकी आप मुझे ये जरूर बताना कि ऐसे और पास्ट में कब हुआ है कि 2 ऐसे दुश्मन एक साथ टैग टीम में आए, क्योंकि इसके इंस्टेंस बहुत ज्यादा हैं और अगर आपका कोई फेवरेट है उसमें से तो बाकी स्क्रीन पर अभी आपको जजमेंट डे का एपिसोड दिख रहा होगा, आप लोग उसे जाके देख सकते हो। ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक लेते रहो जिंदगी के मजे।